नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रेरणा उबाणी, हिंदी विभाग अध्यक्षा, मॉडर्न महाविद्यालय, शिवाजी नगर। मुझे लगता है विद्यार्थियों को हिंदी भाषा शिक्षण के बहुत से आयामों का अब तक पता चल गया है और हिंदी भाषा शिक्षण के अनेक लेक्चर्स, अनेक तासिकाएँ अब तक पूरी हो गई हैं और थोड़ा-सा अंतिम पड़ाव की ओर हम लोग आने वाले हैं। 2 ही लघु कथाएँ अब हमारी बाकी हैं, जिन्हें हमें पढ़ना है। आज उन 2 लघु कथाओं की चर्चा हम करने वाले हैं। थोड़ा-सा उसका अध्ययन करेंगे और मुझे लगता है कि उसके पहले ये बताने की अब आवश्यकता नहीं लगती है कि लघु कथाएँ क्या हैं, उसका स्वरूप क्या है, किस प्रकार से उसकी शैली होती है, संवाद कैसे उसमें होते हैं और कुछ लघु कथाएँ लगभग 6 लघु कथाएँ आप लोग अभी तक पढ़ चुके हैं और 7वीं और 8वीं अंतिम जो 2 लघु कथाएँ जो वर्तमान जीवन से ही जुड़ी हुई है जो बाकी जिस तरह से आपने लघु कथाएँ पढ़ी हैं, उसी तरह से ये 2 लघु कथाएँ भी आज हम पढ़ने वाले हैं और मुझे खुशी है कि ये 2 लघु कथाएँ पढ़ाने का मुझे अवसर मिल रहा है। एक लघु कथा हमने पढ़ी कि जिसमें लघु कथा का एक अलग शिक्षा के माध्यम से किया गया एक संदेश दिया गया है। उसके साथ ही हम कह सकते हैं कि उस लघु कथा में आप नए सिरे से, नए समाज की ओर देखने की दृष्टि आपको मिल जाती है। और ये जो 2 लघु कथाएँ अब अगली हम पढ़ने वाले हैं, ये थोड़ी-सी प्रतीकात्मक लघु कथाएँ भी आपको दिखाई देंगी, जो महाभारत के आधार पर लिखी गई हैं। महाभारत आप क्या है मालूम है आपको और उस महाभारत में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे कि जिन्हें बिल्कुल ही भुलाया नहीं जा सकता है। वो पात्र जो है अजर हुए, अमर हुए और उन पात्रों को किस तरह से आधुनिक काल में भी हम प्रतीकात्मक रूप में देखते हैं कि कुछ सच्चाई और ईमानदारी से चलने वाले पात्र जिस तरह से हमें मिलते हैं, वैसे ही कुछ दुष्प्रवृत्तियाँ समाज में मौजूद होती हैं। अब यहाँ पर आपके सामने जो स्क्रीन दिखाई दे रही है, उस स्क्रीन पर 2 नाम आपको दिखाई देंगे, उन लघु कथाओं के कि जिसमें मैंने लिखा हुआ है, मैं ही कृष्ण हूँ, ये एक लघु कथा है और दूसरी लघु कथा जो है, वो है सत्य की अग्नि परीक्षा। अब ये दोनों ही लघु कथाएँ, ये डॉक्टर लता अग्रवाल जी की हैं, जो जिनका परिचय हमने इसके पहले एक लेक्चर में देखा हुआ है। ये डॉक्टर ज्योति जैन और डॉक्टर लता अग्रवाल जो हिंदी की लघु कथाएँ लिखने वाली महत्वपूर्ण हस्ताक्षर के रूप में मानी जाती हैं और उनकी लघु कथाएँ काफ़ी लोकप्रिय हुई हैं। अब ये पहली जो लघु कथा है, मैं ही कृष्ण हूँ, उसे हम थोड़ा-सा देखते हैं कि इस लघु कथा में क्या दिया गया है, क्या उसका केंद्र है। अब ये देखिए कि यहाँ पर ये लघु कथा का एक पृष्ठ आपको दिखाई देता है आपकी स्क्रीन पर, जिसपे बहुत सारे संवाद ही हैं। ये आमतौर पर हम देखते हैं कि कहानी की शुरुआत जो है कहीं किसी प्रसंग से हो जाती है। बहुत कम कहानियाँ ऐसी होती हैं कि सीधे प्रसंग से ही मुठभेड़ करती हुई शुरुआत हो जाती है उनकी। वैसे ही ये उनमें से एक लघु कथा है। मैं ही कृष्ण हूँ ये थोड़ी-सी प्रतीकात्मक लघु कथा आपको याद रखनी है कि उसकी प्रतीकात्मकता किस तरह से इन संवादों में भी उभर कर आई है। इन पात्रों के या व्यक्तित्वों के माध्यम से भी वो प्रतीकात्मकता हमारे सामने उभर कर आ जाती है। और जैसे मैंने कहा कि महाभारत का आधार लेकर लिखी गई है, तो निश्चित रूप से आपको महाभारत के समान कुछ पात्र इसमें मिलेंगे। अब यहाँ पर शुरुआत में जो जिस तरह से एक संवाद देखिए किस तरह से दिया गया है कि जाने मन अकेले-अकेले कहाँ चल दी, हमसे कहाँ होता, संग चल देते। अब ये कोई व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति से कह रहा है और ये कौन है? ये 2 अलग-अलग विचारधारा के, 2 अलग-अलग सोच रखने वाले, 2 अलग-अलग व्यवहार करने वाले, 2 अलग-अलग प्रकार से संस्कार रखने वाले व्यक्ति हमें दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर ये जो संवाद कहा गया है, वो एक लड़की को छेड़छाड़ करते हुए कहा गया है, उसे परेशान करते हुए कहा गया है और उस लड़की का नाम यहाँ पर है प्रतिभा। कि ये प्रतिभा जो है कराटे क्लास से घर के लिए निकली है
और बीच में कहीं सुनसान रास्ता पड़ रहा है और उस सुनसान रास्ते से गुज़रते हुए कुछ गुंडे या कुछ लड़के इस प्रकार के उसे मिल जाते हैं कि जो उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं। अब ये जाते समय इसके साथ दूसरे कोई व्यक्ति नहीं है और प्रतिभा अकेली है तो उसका फ़ायदा जो है ये लड़के उठाने लगते हैं और थोड़ा-सा उसे फ़िल्मी अंदाज़ में परेशान करते हैं। और इतना ही नहीं उसका दुपट्टा भी खींच लेते हैं। कोई उसमें से जो उन गुंडों में से कोई व्यक्ति है या लड़का है कि जो वो दुपट्टा जो है अपनी कलाई पर बाँध लेता है और फिर दूसरा कोई उसे साथ देने के लिए कह देता है कि ये तो बिल्कुल द्रौपदी की तरह ही हो रहा है, द्रौपदी का चीर-हरण और हँसने लगते हैं, अट्टहास करने लगते हैं उसका मज़ाक उड़ाने लगते हैं और फिर जो है एक उन सारे गुंडों की ये कोशिश रहती है कि ज़्यादातर उस प्रतिभा को परेशान करें और प्रतिभा है कि वो सारी बातें देख रही हैं, वो कहीं भी आज की रोने वाली नारी नहीं है या कहीं हम कह सकते हैं कि असहाय वो बनी हुई नहीं है। वहाँ वो सारी चीज़ें देख रही हैं, उसके साथ जो कुछ चीज़ें हो रही हैं, उन लड़कों का व्यवहार जो है उसे दिखाई दे रहा है और वो मन ही मन सोच रही है कि उनका उनका सबक किस प्रकार से सिखाया जाए। अब ये जैसे मैंने कहा कि ये कहीं रोने वाली लड़की नहीं है, आपने शुरुआत के ही लाइन्स में आपने देखा होगा कि उसका वर्णन जो किया है लेखिका ने कि वो कराटे क्लास से घर जा रही है। और इन लड़कों को मालूम नहीं है। अब यहाँ पर यही महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है कि उन लड़कों को ये बात मालूम नहीं है। और ये फिर प्रतिभा जो है जिस तरह से अपना एक रूप दिखाती है उन लड़कों को कि फिर वो लड़के जो हैं दंग रह जाते हैं कि शुरुआत में जो उसे द्रौपदी कहकर संबोधित कर रहे हैं, उसे काफ़ी परेशान कर रहे हैं, उसका दुपट्टा खींच रहे हैं, उसका मज़ाक उड़ा रहे हैं, गलत-सलत उसे बातें कह रहे हैं और द्रौपदी कहकर उसके बार-बार उसे संबोधित करते हुए उसका चीर-हरण कैसे हो सकता है, ये वो सारे गुंडे जो हैं आपस में एक साथ मिलकर उसे परेशान करते हुए दिखाई देते हैं। और उसी तरह से संवाद ही भी यहाँ पर लेखिका ने गढ़े हुए हैं। और उस समय जो है ये लड़के जो हैं उसे जानबूझकर कहते हैं कि जिस तरह से द्रौपदी को बचाने के लिए कोई कृष्ण आए थे और कृष्ण ने जो है उसे वस्त्र दिया था और उसकी बिल्कुल लाज रखी थी, वैसे आज कौन आने वाला है? इस तरह से उसे सवाल पूछा जा रहा है और उस समय जो है ये फिर प्रतिभा ये कहती है कि आज की नारी के लिए जो है किसी भी तरह से कृष्ण की आवश्यकता नहीं है, कि ये जब लड़के उसे और ज़्यादा परेशान करना शुरू कर देते हैं कि बुलाओ तुम्हारे कृष्ण को, कि वो कहाँ पर है? तब जो है ये प्रतिभा क्या करती है कि खुद ही जो है जो कराटे उसने सीखे हैं उससे उससे ही उनका उन्हें जवाब दे देती है और वो कहती है कि आज के समय में जो है जिस तरह से कोई स्त्री कि एक केवल वो जन्मदात्री ही नहीं होती है, सृष्टि को वो जन्म देती है, अनेक प्रकार से लोगों की वो पालन करता है। लेकिन जैसे आप जैसे जो पापी हैं, उन पापियों के लिए मैं चंडी हूँ या मैं ही कृष्ण हूँ, कि यहाँ पर आज कोई कृष्ण उसे बचाने के लिए नहीं आने वाला है, लेकिन कृष्ण जैसी एक शक्ति, एक बल उसमें आ चुका है कि जो अपनी रक्षा वो खुद कर सकती है। यहाँ पर प्रतिभा का व्यक्तित्व जो है बहुत असहाय नारी के रूप में कहीं चित्रित नहीं हुआ है या कहीं दुर्बलता उसकी नहीं दिखाई दी गई है या हम कह सकते हैं कि इन लड़कों का जो व्यवहार है कि उसे बहुत बातें करके कहीं वो जवाब नहीं देती हुई दिखाई देती है बल्कि अंत में जिस समय उसे अपने रक्षा करने का जो एक क्षण आ जाता है उस क्षण में जो है उन लड़कों को वो किस तरह से परास्त कर देती है और वो दिखा देती है कि महाभारत की द्रौपदी ने जो है कृष्ण को बुला लिया, वो असहाय थी, भरी सभा में उसे उसका चीर-हरण हुआ, लेकिन ये द्रौपदी जो है उससे भी शक्तिशाली है कि वो किसी को बुलाएगी नहीं बल्कि खुद अपनी रक्षा करेगी और तब जो है वो कहती है कि मैं ही कृष्ण हूँ, कि ये स्त्री की शक्ति को प्रकट करने वाली एक
लघु कथा यहाँ पर हमारे सामने है कि लड़की जो है कराटे क्लास से घर जा रही है और अकेले पाकर अगर कोई उससे छेड़खानी करता है, तो ज़रूर वो लड़की जो है उससे मुँह तोड़ जवाब दे सकती है और उसका चीर-हरण वो क्यों खुद करने वाली है। तो इस लघु कथा के माध्यम से जो है, यहाँ पर ये डॉक्टर लता अग्रवाल ये वर्तमान समय में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाती है। दूसरी तरफ ये भी बताने की कोशिश करती है कि जैसे प्रतिभा ने अपनी रक्षा खुद की है, वैसे ही हमें या और जो महिलाएँ हैं, उनको अपनी रक्षा खुद करना आना चाहिए और इस तरह की जो समाज में दुष्प्रवृत्तियाँ होती हैं, कि जो ये लड़कों के माध्यम से हमारे सामने आई हैं, कि उन्हें बिल्कुल मुँह तोड़ जवाब वो दे सकती हैं और देने में वो सक्षम हैं। अब ये जो लघु कथा है उसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएँ यहाँ पर हमें दिखाई देती हैं। एक तो कथ्य जो है उसका कि स्त्री शक्ति की महत्ता उन्होंने प्रतिपादित की है और कृष्ण के समान स्त्री में ही एक शक्ति मौजूद होती है, ये लेखिका बिल्कुल आग्रहपूर्वक बता रही हैं। आधुनिक काल से सारा संबंधित वातावरण है, उसी तरह के संवाद भी आपको दिखाई देंगे। पौराणिक एक घटना का संदर्भ इसमें लिया गया है और वर्तमान समय में स्त्रियों को अपनी रक्षा जो है खुद करनी पड़ती है, इस बात पर वो बल देती है। और निश्चित रूप से ये लेखिका का कहना जो है बिल्कुल जायज़ है कि शिक्षा के माध्यम से या अन्य अनेक अधिकारों के माध्यम से स्त्रियों को अगर समाज में समानता मिल रही है, तो निश्चित रूप से स्त्रियों को अनेक क्षेत्रों में काम करना है, अलग-अलग जगहों पर जाना है। हर समय जो है उसके साथ कोई रक्षा करने वाला नहीं होगा, लेकिन हर बार जो है उसे अपनी सुरक्षा का ख़्याल भी रखना आना चाहिए। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ प्रमुख जो पात्र हैं कि गुंडे हैं, कुछ बवाली जिसे हम कह सकते हैं कि जो आते-जाते लोगों को परेशान करते रहते हैं और दूसरी एक पात्र है प्रतिभा कि जो इस कहानी की नायिका हम कह सकते हैं। और एक ही प्रमुख घटना है इस कहानी में कि प्रतिभा के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। ये जो पूरी कहानी लिखी गई है, वे व्यंग्यपूर्ण भाषा में लिखी गई है, कि यहाँ पर आप उस कहानी में देखेंगे कि जिस तरह के संवाद आपको मिलते हैं कि बुलाओ तुम्हारे कृष्ण को या इस तरह के संवाद कि ये जो है व्यंग्यपूर्ण संवाद हमें मिलते हैं कि उसे चिढ़ाने के लिए, उसे ज़्यादा उकसाने के लिए ही इन सारी शब्दावली का प्रयोग लेखिका कर रही हैं। और सरल भाषा है फिर भी, स्वाभाविक है कि व्यंग्यपूर्ण होने के बावजूद भी कहीं भी उसमें दुर्बोधता नहीं है। बिल्कुल ही संक्षिप्त संवाद इसमें दिखाई देते हैं और जो उद्देश्य है कि स्त्रियों की शक्ति को दिखाने का, वो उद्देश्य जो है बिल्कुल ठोस रूप में उसने उन संवादों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। कि जैसे यहाँ पर एक अंतिम जो संवाद है कहानी का कि मुझे कृष्ण को बुलाने की ज़रूरत नहीं, दुशासनों, मैं अगर सृष्टि की जन्मदात्री हूँ, तो तुम जैसे पापियों के लिए चंडी और कृष्ण भी मैं ही हूँ। ये जो संवाद है कि इसमें अनेक बातें लेखिका कह रही हैं कि कृष्ण को बुलाने की ज़रूरत नहीं मतलब क्या है कि किसी का आश्रय लेने की ज़रूरत नहीं है, कि अब बार-बार किसी के सामने गिड़गिड़ाने की, किसी के सामने हाथ फैलाने की, असहाय होकर रोने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि दुशासनों उन सारे लड़कों को उसने संबोधित किया है कि वो एक प्रवृत्ति दुशासन की जो प्रवृत्ति है, वो उन सारे लड़कों में मौजूद है, इसलिए और दूसरी तरफ जो है वो कह रही है कि मैंने इस सृष्टि को जन्म दिया है। मतलब एक देवी के रूप में स्त्री को पूजा जाता है, माना जाता है और स्त्री की शक्ति को बिल्कुल माना जाता है। वो जन्मदात्री के रूप में जिस तरह से है, वैसे ही अगर ज़रूरत पड़ती है तो पापियों का वो संहार करने के लिए भी पीछे नहीं हट सकती हैं। तो वो चंडी का भी रूप धारण कर सकती है और कृष्ण का भी रूप धारण कर सकती हैं। इस तरह की एक प्रतीकात्मकता महाभारत के समान पात्रों में, घटनाओं में भी हमें दिखाई देती है और बहुत सहज मुहावरों का प्रयोग भी इसमें हुआ है। कहानी आप गौर से पढ़ेंगे तो उस समय आपको ये सारी विशेषताएँ ज़रूर दिखाई देंगी। और इसके बाद की एक महाभारत का ही एक संदर्भ लिया हुआ जिस कहानी में है, वो कहानी है सत्य की अग्नि परीक्षा। ये भी डॉक्टर लता अग्रवाल जी की कहानी है और जिस तरह से पिछली कहानी में हमने देखा कि
महाभारत के ही कुछ पात्र लिए गए हैं, वैसे ही यहाँ पर महाभारत का एक महत्वपूर्ण पात्र हमें मिलता है, वो है धर्मराज का। धर्मराज युधिष्ठिर का पात्र है ये और ये लेखिका ने एक कल्पना की है इस कहानी में कि ये धर्मराज युधिष्ठिर जो है, वो कहीं धरती पर आ जाते हैं। कि अब महाभारत का समय और वर्तमान समय इन बीच में जो है काफ़ी सारा समय गुज़र चुका है। बीच में बहुत सारा फासला है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है लेखिका ये कल्पना करती है कि उस समय के महाभारत काल की सोच जिस तरह की है, वही सोच लेकर जो है ये धर्मराज यहाँ पर आज धरती पर आ जाते हैं और यहाँ-वहाँ जो है धरती पर क्या-क्या हो रहा है और यहाँ पर लोग कैसे रह रहे हैं। बहुत तमाम सारी चीज़ें वो देखने के लिए बहुत उत्सुक है और जब ये युधिष्ठिर एक जंगल में आ जाते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे संवादों से ही ये कहानी बनी हुई है कि युधिष्ठिर जो है वन में भ्रमण कर रहे हैं और एक झोंपड़े के बाहर एक कोई व्यक्ति बैठा हुआ उन्हें दिखाई देता है कि वो काफ़ी उदास है और बिल्कुल लाचार सा वो व्यक्ति दिखाई दे रहा है, मतलब निराश सा कोई व्यक्ति वहाँ पर मौजूद है। और इस धर्मराज को थोड़ी-सी उत्सुकता हो जाती है कि ये व्यक्ति से फिर पूछ रहे हैं कि इस जंगल में वो क्या कर रहा है? ये शहर काफ़ी यहाँ से दूर है और वो अकेला ही यहाँ पर कैसे बैठा हुआ है और इस झोपड़े में वो क्या कर रहा है? और फिर उनकी इन दोनों के संवादों के माध्यम से जो है, आज की जो वर्तमान स्थिति है कि जो समाज की व्यवस्था जिस तरह से बनी हुई है कहीं-कहीं हमें वो निराशाजनक लगती है, कहीं हमें उससे गुस्सा आ जाता है। इस तरह की जो व्यवस्था निर्माण हो गई है, उस व्यवस्था की जानकारी जो है, इन दोनों के संवादों के माध्यम से ये लेखिका देना चाहती हैं। अब जब ये व्यक्ति लेखक ये धर्मराज को मिलते हैं और धर्मराज उससे बात करने लगते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि ये व्यक्ति जो है वो कौन है, वो सत्य है। कि अब ये सत्य को व्यक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। सत्य को प्रतीकात्मक रूप में यहाँ पर मनुष्य के मानवीकरण करते हुए उसे दिखाया गया है। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आजकल मैं यहीं पर रहता हूँ, कि यही मेरा झोपड़ा है। जो मनुष्य जीवन के लिए आवश्यक मूल्य होते हैं, कि सच्चाई है, ईमानदारी है, नैतिकता है, प्रेम है, अहिंसा है, शांति है, ये सारे मूल्यों के आधार पर जो है मनुष्य अपना जीवन जीता है। उसे ये सारे मूल्य आदर्श लगते हैं और उन आदर्श मूल्य कहें या उसे सिद्धांत कहें कि इनके आधार पर जो है मनुष्य चाहता है कि उसका जीवन जो है सुखी हो जाए। अब ये व्यक्ति जो है सत्य या हम कह सकते हैं कि ये शहर से दूर क्यों रहने के लिए आया है, क्योंकि शहर में इन मूल्यों की कहीं न कहीं व्यवस्था खत्म हो चुकी है। इन मूल्यों का प्रयोग अपने जीवन में जो लोग हमेशा बनाए रखते हैं, वो प्रयोग खत्म हो चुका है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि मूल्यों का ह्रास यहाँ पर होते हुए दिखाई देता है और उस समय जो है ये सत्य काफ़ी परेशान हो गया है और उसे लगता है कि शहर में अपने लिए अब कोई जगह नहीं है क्योंकि हर कोई जो है यहाँ पर झूठ बोलने वाला व्यक्ति है। यहाँ पर आगे दिया है इस कहानी में कि रिश्वतखोरी है, भ्रष्टाचार छाया हुआ है 420 मतलब लोगों को धोखा देना, धोखाधड़ी, इस तरह के मामले जो है शहर में काफ़ी दिखाई देते हैं। हालाँकि केवल शहर की बात यहाँ पर लेखिका नहीं करना चाहती है कि संपूर्ण जो हमारी समाज व्यवस्था अब किसी तरह से मूल्यों से ढह रही है, उससे ये अवगत करना चाहती है और वो सोचती है कि ये केवल एक शहर तक सीमित नहीं है, ये केवल एक किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं है कि ये व्यक्ति निराश हो गया, कि इस सारी व्यवस्था के कारण या मूल्यों के नष्ट होने के कारण या कहीं उसे न्याय नहीं मिल रहा है, कहीं उसे अच्छा व्यवहार नहीं मिल रहा है। लोग जो है धोखाधड़ी कर रहे हैं। ये देखकर जो है कहीं न कहीं मनुष्यता को जो भविष्य में होने वाली हानि है, वो लेखिका को नज़र आती है और इसलिए जो है ये लेखिका इस कहानी के माध्यम से ये बता रही है कि ये जो सारी गलत बातें भ्रष्टाचार जैसी हैं,
या रिश्वतखोरी जैसी हो सकती है कि ये सारी चीज़ें जो है इस तरह से मनुष्य के जीवन में व्याप्त हो गए हैं कि वो कहीं भी सच्चाई का नाम नहीं लेना चाहते हैं। कहीं भी सच्चाई के माध्यम से काम नहीं करना चाहते हैं और ये जो सत्य है, ये सारे इस वातावरण में जो है, उसका दम घुट रहा है। वो निराश हो गया है, वो लाचार स्थिति में आ गया है और उसे लगता है कि अब जो है, धरती पर रहने लायक कोई भी बात नहीं रही है और ये सारी बातें जो है, वो धर्मराज को बता रहे हैं। कि धर्मराज युधिष्ठिर की जो न्यायपरक व्यक्ति है, न्याय करने वाला व्यक्ति है और उसे धर्मराज को भी ये सारी बातें सुनकर बहुत ही बुरा लगता है कि जहाँ पर सत्ययुग रहा है, जहाँ पर द्वापर युग रहा है, हमेशा ही न्याय हुआ है इस धरती पर, लेकिन आज कलयुग में जो है, कहीं भी हमें न्याय मिलते हुए नहीं दिखाई देता है, बल्कि जो है, ये और अधिक अवनति की ओर ये धरती जा रही है। अब ये धर्मराज जो है उस व्यक्ति को निराश होते हुए देखते हैं और उसे एक सलाह देते हैं कि तुम अलग-अलग क्षेत्रों में जाओ। कि तो वो पहले बताते हैं कि उन्हें राजनीति के क्षेत्र में जाना चाहिए। तो ये व्यक्ति उन्हें बताता है कि राजनीति मतलब आज तो एक कूटनीति का साम्राज्य हो गया है। यहाँ पर बहुत ही गलत प्रकार से जो है राजनीति की जा रही है और लोग जो है उससे काफ़ी त्रस्त हो गए हैं। फिर दूसरी तरफ वो अनेक क्षेत्रों के इस तरह से नाम लेते हैं धर्मराज कि यहाँ उन्हें जाना चाहिए, वहाँ उन्हें जाना चाहिए, कि जहाँ पर उन्हें कहीं अपने व्यक्तित्व का विकास करने का अवसर मिल सकता है। और फिर अंत में वो कहते हैं कि अगर कहीं भी तुम्हें नहीं जगह मिलती है, तो फिर तुम्हें कहाँ जाना चाहिए कि मीडिया में जाना चाहिए। और मीडिया में भी मतलब क्या है संचार विभाग। कि वहाँ पर चले जाओ कि वहाँ पर तो लोग फिर तुम्हें बिल्कुल सिर पर लेकर बैठेंगे क्योंकि मीडिया में जो है सच का ही बोलबाला होता है, सत्य की ही आवश्यकता होती है। लेकिन उस समय जो है यहाँ पर ये बताते हैं ये व्यक्ति कि वहाँ पर तो मुझे बिल्कुल नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है। और नो एंट्री का मतलब क्या है कि मीडिया में आज जो कुछ हम खबरें सुनते हैं, पढ़ते हैं और लोकतंत्र का एक आधार स्तंभ के रूप में मीडिया को हम देखते हैं उस संचार विभाग में जो है, वहाँ पर भी झूठ ने अपने पाँव फैला दिए हैं। और ये जानकर जो है धर्मराज काफ़ी दुखी हो जाते हैं और इतना ही नहीं बल्कि ये व्यक्ति बताते हैं कि वहाँ संचार विभाग में अगर उन्हें जाना है, तो संचार विभाग को जो है उनको विज्ञापन का शुल्क भी देना पड़ेगा और आप देखते हैं हमेशा कि क आप कोई छोटी-सी सीरियल देखें, आप कोई छोटा-सा कार्यक्रम भी देखते हैं, तो उसमें ढेर सारे विज्ञापन आ जाते हैं और वो लाखों, करोड़ों का एक व्यापार शुरू हो गया है, व्यवसाय बन गया है और उसके कारण जो है कहीं न कहीं जो मुख्य बात होती है, कहीं किसी खबर की भी, वो भी उतनी प्रभावपूर्ण रूप से हमारे सामने नहीं आ पाती है। तो ये सारी व्यवस्था जो है, पृथ्वी पर जिस तरह से बनी हुई है, वो धनराज को मालूम हो जाती है इस व्यक्ति के माध्यम से और ये जो सत्य की अग्नि परीक्षा जिस तरह का शीर्षक दिया है लेखिका ने कि ये सचमुच ही अग्नि परीक्षा का ही माहौल है कि आपको एक जगह पर लोग जो है टिकने नहीं देते हैं या फिर उस व्यवस्था का एक अंग आपको बनना पड़ता है। लेकिन सत्य जो है कहीं भी उदास नहीं हुआ है। बहुत उसने कहीं भी किसी के सामने परास्त होकर अपनी हार नहीं मानी है। यहाँ पर धर्मराज उस न्याय के प्रतीक हैं कि जो ये सोचते हैं, वो देखते हैं कि भले ही सत्य को कहीं न कहीं अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, लेकिन अंतिम जो जीवन का सत्य है, वो यही है कि सत्य ही हमेशा जीतता है। कि आप सत्य को संघर्ष करना पड़ेगा, सत्य को देर हो जाएगी, सत्य को समझने के लिए आपको कठिनता से गुज़रना पड़ेगा, लेकिन सत्य जो है अंतिम होता है और वो ही जीवित रहता है कि बाकी सारी जो चीज़ें हैं, बाकी जो कहीं न कहीं धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार जैसी जो दुष्प्रवृत्तियाँ हैं, वो कहीं ज़िंदा नहीं रहती है, वो पल भर में खत्म हो जाती है। हमारा जीवन जो है मनुष्य का, वो सत्य के ही आधार पर हम जीते हैं कि
जिस तरह से कोई व्यक्ति अपने माता-पिता पर विश्वास रखता है, कि माता-पिता पर विश्वास रखने की बात का मतलब क्या है कि वो जो कहते हैं उनको वो सत्य मानता है। मतलब यहाँ पर वो सत्य उनके जीवन से जुड़ा होता है। तमाम सारे लोग जीवन से जुड़े होते हैं, तमाम सारी घटनाएँ होती रहती हैं और वो अनुभव करते हैं, उससे सीखते हैं और अंत में जो है मनुष्य यही कह पाता है कि जिस आधार पर वो जीवन जीते हैं वो केवल सत्य ही होता है और वो देर तक हमेशा ही टिका रहता है। इसलिए ये सत्य की अग्नि परीक्षा ये इस तरह की एक महत्वपूर्ण कहानी हम कह सकते हैं कि लेखिका ने बताई है और कहीं भी यहाँ पर सत्य की भले ही अग्नि परीक्षा हो रही है लेकिन उससे निराश होने की कोई बात हमें नहीं दिखाई देती। कि ये कुछ विशेषताएँ बहुत कम शब्दों में यहाँ पर मैंने लिखी है, जिसका विश्लेषण मैंने आपको कहानी पढ़ाते समय किया भी है, कि कथ्य जो है, कथ्य का मतलब है मुख्य उद्देश्य इस कहानी का यही है कि सत्य की जो वर्तमान समय में दुर्दशा हो रही है, उसका अंकन ये लेखिका करती है और राजनीति जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र, मीडिया जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कि जो देश के आधार स्तंभ माने जाते हैं, उनमें किस तरह से भ्रष्टता आई है, मूल्य कैसे नष्ट हो रहे हैं और महाभारत के युधिष्ठिर के पात्र के माध्यम से ये लेखिका बता रही हैं कि कैसे इन पात्रों के माध्यम से ये सत्य की दुर्दशा ही नहीं कि बल्कि वर्तमान समय की समस्याओं से कहे कैसे हमें आगे बढ़ना है, ये एक रास्ता भी वो दिखा रही है। दूसरी तरफ जो है सामाजिक संवेदना को ये प्रभावित करती हुई दिखाई देती है कि ये एक किसी व्यक्ति की भावना नहीं है, बल्कि ये अनेक लोग इसे महसूस कर सकते हैं कि समाज की जो व्यवस्था है, वो कहीं न कहीं जो है पीछे जा रही है, वो ध्वस्त हो रही है। मूल्यों की जितनी आवश्यकता है, वो आवश्यकता फिर से जो है लोगों को तीव्र रूप में महसूस हो रही है, संस्कारों की आवश्यकता महसूस हो रही है। और ये जो पूरी कहानी है बहुत ही रोचक तरह से, रंजकता से और संप्रेषणीय ढंग से वो लिखी गई है। हम ये कह सकते हैं कि प्रवाहमयता इस कहानी में मिलती है। बहुत ही सुंदर तरीके से शब्दों का संयोजन इसमें हुआ है। संवाद इसके व्यंग्य प्रधान है, लयबद्धता एक इसमें दिखाई देती है और बहुत ही चुस्त दुरुस्त संवाद या कथोपकथन इसमें है। लेखिका ने जो है अपनी जो एक सामाजिक प्रतिबद्धता होती है उसे प्रस्तुत करने का प्रयास इस कहानी के माध्यम से किया है और सचमुच उसका प्रभाव भी पड़ता हुआ दिखाई देता है कि ये लघु कथा जो है ये पाठक पर एक अपना प्रभाव डालती है कि ये दोनों ही लघु कथाएँ आप देखेंगे कि मैं ही कृष्ण हूँ और सत्य की अग्नि परीक्षा। कि समाज में होने वाली ही ये आम घटनाएँ बन चुकी हैं, लेकिन उन आम घटनाओं से मनुष्य कैसे त्रस्त है, उसकी त्रस्तता, उसकी एक संवेदना इन कथाओं के माध्यम से उसने परिलक्षित की है। एक सामाजिक चेतना जो है जागृत करने का प्रयास इन दोनों लघु कथाओं के माध्यम से हुआ, हमें दिखाई देता है और महत्वपूर्ण बात ये है कि जिस तरह का शिल्प इन दोनों ही लघु कथाओं में है कि कलात्मकता एक सौंदर्यपूर्ण भाव जो है बिल्कुल ही इनमें मौजूद रहा है और जो इसके तत्व हैं लघु कथाओं के कि जो कथ्य है, पात्र है, चरित्र चित्रण है, संवाद है, उद्देश्य की सभी दृष्टि से जो है ये दोनों ही लघु कथाएँ हमें परिपूर्ण दिखाई देती हैं। बहुत सामान्य से ही विषय हैं, विविध अलग-अलग विषय संपूर्ण सारी अपने 7-8 जो लघु कथाएँ पढ़ी उनमें आप देखते हैं कि अलग-अलग विषयों का समावेश इनमें हुआ है और वो सारे ही विषय जो है आपके जीवन से, हमारे जीवन से वो जुड़े हुए हैं और वो बिल्कुल एक सुसंगति से यहाँ लेखिकाएँ प्रस्तुत कर रही हैं कि चाहे वो ज्योति जैन हो, चाहे ये डॉक्टर लता अग्रवाल जी हों और अंत में ज़रूर मैं ये कहना चाहूँगी कि ये लघु कथाएँ जो हैं, यहाँ आपको केवल एक संदेश नहीं दे रही हैं, बल्कि आपको एक जीवन जीने का एक रास्ता भी दिखा रही हैं,
जीवन में मूल्यों का किस तरह से उपयोग करना है, जीवन में कैसे सामाजिक रूप में आपको अपना एक अस्तित्व बनाए रखने के लिए कोशिश करनी पड़ती है और उन सारी कोशिशों में अपने आप का अस्तित्व बनाए रखना जो है एक संघर्षपूर्ण बन जाता है। लेकिन फिर भी जो है मनुष्य का अस्तित्व होना बहुत ही आवश्यक है। और दूसरी तरफ ये दोनों ही लेखिकाएँ जो है मनुष्य के कल्याण का मार्ग दिखाती हैं कि जो दुष्प्रवृत्तियाँ समाज में मौजूद है, उन्हें कहीं न कहीं केवल बुरा नहीं कह रही हैं, बल्कि उन बुराइयों को नष्ट करने का एक उपाय दे रही हैं। उन बुराइयों को अंकित कर रही हैं, उन बुराइयों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, उसका हल भी वो दे रही हैं। इसलिए ये सारी ही लघु कथाएँ हमारी हिंदी भाषा शिक्षण के पाठ्यक्रम में जो दी गई हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हमें लगती हैं। मुझे लगता है ये दोनों ही लघु कथाएँ आपकी समझ में आई होंगी और अगले तासिका में हम थोड़ा-सा विस्तार से इन सारी ही लघु कथाओं पर करने वाले हैं और उन लघु कथाओं की सामान्य तौर पर विशेषताएँ क्या हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के संदर्भ में भी हमारी ज़रूर चर्चा होगी। आशा करती हूँ कि ये दोनों ही लघु कथाएँ आपको समझ में आई हैं और आज के लिए हम लोग यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।